बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 70 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तिलात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। हम तो ऐसे अहम नहीं हैं कि कोई हमारा इंटरव्यू करने इधर को आए। मैमुना तुफैल हुसैन ने हाथ से आंखों के ऊपर छज्जा बनाकर महानूर को गौर से देखते हुए कहा, मेरे लिए तो आप कुछ ऐसे ही अहम हैं। महानूर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वो बहुत ज़्यादा ख्वारी के बाद इन दोनों के इस ठिकाने पर पहुँचने में कामयाब हुई थी। अपनी इस ख्वारी पर, अपनी तन्हाई और इस तलाश के अख्ताम पर सारी कोशिश की बेमकसदियत जाहिर करने के खौफ ने इसे बेकल किए रखा था। जब ही वो मामूल से ज़्यादा मुरझाई हुई नज़र आ रही थी। मगर हम तो तुम्हें नहीं जानते, मैमुना बी ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको जानती हूँ ना अम्मा जी। प्लीज़ मुझे घर के अंदर दाखिल होने दें। मानू ने एक बार फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कैसे अंदर आने दें? हम तुम्हें जानते नहीं। मैं बिलाल सुल्तान और साद सुल्तान के रेफरेंस से आपके पास आई हूँ अम्मा जी। इन दोनों को तो आप जानती होंगी। मानू ने आखिरी कोशिश की। ये दोनों नाम जैसे इसके लिए खुल जा सिम का सा मंतर साबित हुए। बड़ी बी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और ख़ुद एक तरफ हट गई। जानती तो मैं अभी भी नहीं हूँ तुम्हें। मानूर के अंदर दाखिल हो जाने पर इसके पीछे पीछे आते हुए बोली, मगर हमारी चौखट पर खड़े होकर इन दो नामों को इतनी बुलंद आवाज़ में दोबारा नहीं लेना कभी। क्यों? बहुत मशकूक नाम है क्या? मानूर रुक कर इनकी तरफ पलटी। ये तो मैं नहीं कहती हूँ, मगर डर लगता है। वो इसका हाथ पकड़ के इसे आगे ले आईं, जहाँ एक मजबूत अलहवास बड़े मियाँ डोरी वाला आला समात कान में लगाए, कान से रेडियो जोड़े चारपाई पर बैठे थे। ये लड़की कहती है इसे बिलाल साहब और साथ बाबा ने भेजा है। मैमुना बी ने बड़े मियाँ के करीब जाकर इनके हाथ से रेडियो अपने हाथ में लेते हुए इनके कान में बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे उन्होंने नहीं भेजा, मैंने ये नहीं कहा। मानू ने पीछे खड़े बुलंद आवाज़ में कहा, मैं इनके रेफरेंस से आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। बड़े मियाँ ने महानूर की तरफ देखने के बाद चारपाई पर अपने करीब हाथ रखते हुए कहा, इधर बैठो। फिर उन्होंने महानूर को बराह रास्त मुखातिब किया। महानूर 2 कदम आगे बढ़कर चारपाई पर इनके करीब बैठ गई। सादिया ने सामने बैठे खारी को देखा। चंद हफ्तों में बेचारा शदाई हो गया है। इसने तासुब से सोचा, ना कपड़ों का होश है, ना ही ढंग के जूतों का खाना पीना, बात करना, सब भूलता जा रहा है। बड़े ही जालिम हैं चौधरी साहब, जो इसके साथ ऐसा मजाक कर गए। खारी चंद पिछले 2 घंटे से चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। इसकी नज़रें खला में किसी एक ही नुक्ते पर जमी थीं। सादिया ने इसे कई बार मुखातिब करना चाहा था, लेकिन वह जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। तकरीबन 2.25 घंटे बाद वो अपनी इस कैफियत से बाहर निकला था। इसने सादिया की तरफ देखा और फिर बरामदे की दीवार पर लगे वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगा। क्लॉक की सुइयां देखकर वो जैसे हड़बड़ा कर उठा। अच्छा फिर सादिया बाओ, मैं चलना। इसने सादिया को मुखातिब किया, मेरा टाइम हो गया है, मेरे जाने का टाइम हो गया है। वो बरामदे से उतरती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अभी से? अभी तो दूध वाली गाड़ियों का वक्त नहीं हुआ खारी। सादिया चौंकी। गड्डियां नु छोड़ो, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। खारी सीढ़ियाँ उतर कर आगे बढ़ गया। चलते चलते वो अपने और सादिया के कमरे की तरफ खुलने वाले लोहे के दरवाजे तक पहुंचा और मुड़कर सादिया को देखते हुए खुदा हाफिज कहने के अंदाज में हाथ हिलाकर बाहर निकल गया। सादिया अजीब सी उलझन में गिरफ्तार हो गई। खारी दूध उठाने वाली गाड़ियों की आमद के वक्त से खासा पहले चला गया था। एन इसी वक्त फार्म हाउस पर काम में मसरूफ़ चंद लोगों ने मास्टर कमाल को पागलों की तरह खारी कमरे वाले हिस्से की तरफ दौड़ते दिखा था। ओहो, क्या हो गया मास्टर जी, खैर तो है? रास्ते में जब वो मासी रशीदा से टकराते टकराते बचा तो घबरा कर बोली, ओए खैर कोई नहीं रशीदा बीबी, खारी को देखो, इसका हाल पूछो जाकर। 2 घंटे पहले वो मीदे की दुकान से गंदम में रखने वाली गोलियां खरीद कर निकला है।
जबकि फार्म हाउस के सब बड़ोलों के गंदुम में कीड़े मार गोलियां मैंने खुद परसों ही रखवाई हैं। ओए बेड़ा करके जाकर देखो, वो शदाई के वास्ते गोलियां लाया है। मास्टर कमाल ने दुहाई देने के अंदाज में फूले हुए सांस के साथ कहा। हाय मेरी किस्मत। मासी रशीदा मास्टर कमाल से भी ज़्यादा बौखला कर बोली और सर पीटते हुए खारी के कमरे की तरफ लपकी। फार्म हाउस के बड़े गेट पर चौधरी सरदार की गाड़ी आकर रुकी थी। चौधरी साहब के साथ गाड़ी में शहर से आने वाली वह मेहमान भी बैठी थी, जो कुछ हफ्ते कबल चौधरी साहब से मिलने फार्म हाउस आई थी। एन इसी वक्त इसी गांव में एक और कीमती और बड़ी गाड़ी दाखिल हुई थी। गांव वालों ने ये गाड़ी और गाड़ी वाला पहले कभी इस गांव में नहीं देखे थे। गाड़ी वाला देखने में बहुत पैसे और शान और शौकत वाला नजर आता था, मगर अजीब बात यह थी कि वो चौधरी सरदार के फार्म हाउस के रास्ते के बजाय मौलवी सिराज सरफराज की मस्जिद का रास्ता पूछ रहा था। अभी हम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यूं के टांगे कब्र में लटकी हैं और सर दुनिया में मौजूद है, तो ऐसी हालत में किसी से झूठ क्यों बोलेंगे? तौबा तौबा, फजल हुसैन ने खरखराती आवाज़ में कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तो जब आप जवान थे और भाग दौड़ कर सकते थे, झूठ बोल लिया करते थे। मानूर ने हैरत से इनकी जानिब देखा। हाँ तो और क्या, फजल हुसैन के बजाय मैमुना बीबी ने जवाब दिया। वही झूठ जिसमें मसलहत शामिल होती है। उन्होंने भी खूब बोले, हमने भी खूब बोले। हाँ बोले थे। फजल हुसैन महानूर से मुखातिब हुए। बिलाल साहब के वास्ते बोले थे। वो जो बीबी थी तस्वीरों वाली ना, उन्होंने साहब के मुंह पर तस्वीरों वाली किताब मारी तो अंग्रेज़ी मेम साहब हमसे पूछा, कई बार क्या मामला हुआ था दोनों के दरमियान? हमने बोला हम तो नहीं जानते, साफ मुकर गए। तस्वीरों वाली मेम साहब, मानू ने सवालिया नज़रों से फजल हुसैन की तरफ देखा। अंग्रेज़ बेगम साहिबा, साहब हमसे ये भी पूछा कि साहब और इनकी पहली बेगम के दरमियान क्या मामला हुआ था। बोली बताओ फजल हुसैन, वो पहली बीवी सास साहब को छोड़ छाड़ किधर गई? हमने इन्हें कभी नहीं बताया कि हमने क्या इनको खुद नम खून देखा था। हम बोले कुछ नहीं, पता नहीं। जो नम खून खूनम खून। मानून ने मैमुना बीबी की तरफ देखा। अरे ये तो 17-72 हो गए, याददार जवाब दे गई। मैमुना बीबी तेजी से बोली, जाने किधर किधर के जोड़ते रहते हैं। इतना तो मैं जानती हूँ, आंटी के साथ की मदर का मर्डर हुआ था। अंकल इसीलिए ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। आपको कैसे मालूम? मैमुना बीबी की आंखें फटी। मुझे राबिया आंटी सब बता चुकी, मगर अफसोस साद मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ से जा चुका था। मानून ने तासुफ के साथ कहा और उठकर बड़े मियाँ के कान के करीब गईं। बताएं तो अंकल, साद की मदर का मर्डर किसने किया था? क्या वाकई बिलाल सुल्तान कातिल हैं इनके? बड़े मियाँ का मुंह खुले का खुला रह गया। आप राबिया आंटी को जानते हैं क्या? मानू ने बुलंद आवाज़ में दूसरा सवाल किया। राबिया कलसूम, जो मौलवी सिराज सरफराज की बीवी हैं। अरे इसी मौलवी साहब ने तो साहब के हाथ से छुरी छीन ली थी और रो रो कर कहने लगे थे, नहीं आप कत्ल नहीं कर सकते भाई साहब, मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे जाता नहीं देख सकता। फजल हुसैन जैसे अचानक माजी की फिल्म की पट्टी देखने लगे थे। हाँ मुझे मालूम है, और बिलाल सुल्तान ने छुरी इनसे वापस छीन कर इन्हें वहाँ से भाग जाने का हुक्म दिया था, ये कहकर कि अगर वो वहाँ से नहीं गए तो कत्ल इन दोनों मियाँ बीवी पर डाल देंगे। हाँ हाँ, वो दोनों बेचारे बेगम साहब की लाश पर बैठकर बयान भी ना कर सके थे कि पुलिस की वैन आ गई। फजल हुसैन किसी मामूल की तरह बोले और बिलाल सुल्तान ने कहा, सिराज कत्ल तुम पर पड़ने वाला है। हाँ, दोनों बेचारे डर के मारे कांपती टांगों से वहाँ से भाग लिए थे। चंद दिनों की बच्ची थी इन बीवी की गोद में। मुझे ये सब पता है, बस ये बताइए कि कत्ल किसने किया था? ये मुझे भी नहीं पता। फजल हुसैन ने सर झुकाया। मुझे साहब ने फ़ोन करके कहा था, वो इसी महल्ले की तरफ जा रहे थे जिधर बेगम साहबा रहती थी। बोले तुम भी उधर पहुँचो। मैं जब पहुँचा कत्ल हो चुका था। बेगम साहब खून में लथपथ, आंखें नीम किए पड़ी थी। मैंने दूसरी चारपाई पर पड़ी चादर उठाकर इन पर दी। अल्लाह माफ़ करे, नीम बरहना लाश थी। फिर कत्ल किसने किया होगा? मानून ने कहा।
कुछ पता नहीं। साहब ने तस्वीरों वाली बीबी और बच्चे को बस में बिठा कर जाने का बोला। मैं ज़रा सवाल जवाब करने बैठता, बस निकल जाती, इसीलिए इन दोनों को लेकर बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। बच्चा नूर के दिमाग में कुछ जिल मिलाया। वहाँ बच्चा कहाँ से आ गया, कुछ मालूम नहीं। तस्वीरों वाली बीबी एक नौमौलूदा को गोद में उठाए सहन में खड़ी थी जब मैं इधर पहुँचा था। बच्चा रोता था तो बीबी इसके मुंह के आगे दुपट्टा दे देती अपना। ये तस्वीरों वाली बीबी कौन थी आखिर? मानो इस मुसलसल जिक्र पर झंझला कर बोली। वो जो तस्वीरें बनाती थीं, सूरज शक्ल की अच्छी नहीं थी, मगर तस्वीरें बहुत अच्छी बनाती थीं। इस्लामाबाद में रहती हैं, हम दोनों को आटा राशन भेजती हैं कभी कभी आपके। मैमुना बीवी बोली। शक्ल की अच्छी नहीं, तस्वीरें बनाती हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं, मानो ने जहन में दोहराया और जैसे इसके जैसा पजल का एक टुकड़ा अपनी जगह पर फिट हो गया। क्या वो बच्चा इन तस्वीरों वाली का था? इसने बेख्तियार पूछा। पता नहीं। फजल हुसैन का हिलता हुआ सर और भी तेज़ी से हिला। मगर अल्लाह माफ़ करे, जिस हालत में हमने अल्लाह जन्नत नसीब करे बेगम साहब को देखा कि ये यूँ लगता था मानो अभी कोई जच्चा बच्चा जनकर फारिग हुई हो और कत्ल कर दी गई हो। क्लिक क्लिक क्लिक। महानूर के दिमाग में तेज़ी से चंद और बत्तियां रोशन हुईं। फिजा ज़हूर का दुख, इसे साद के अल्फाज याद आ गए। खारी साद का भाई है, सरदार चाचा की गवाही, आर्टिस्ट। साद के फ़ोन में महफूज नंबर के मालिक का नाम, द आर्टिस्ट के अल्फाज, बेतकल्लुफ़ी का आलम। इसने बारी बारी मैमुना बी और फजल हुसैन को मशकूर नज़रों से देखा। पहली बार इसकी ख्वारी बेमकसद नहीं रही थी। फातिमा 20 मिनट तक किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद फारिग हुई थी। फ़ोन बंद करके उन्होंने एक ऐसा लंबा सांस लिया था और फिर इनकी नज़रें खला में किसी एक नुक्ते पर जम गई थी। पिछले कुछ अरसे से जिन बातों का इन्हें यकीन हो चला था, इस रोज़ वो एक ठोस हकीकत बनकर सामने आ गई थी। या अल्लाह, दुनिया में क्या क्या होता रहता है। हैरत अंगेज़, अजीब और नाकाबिले यकीन वाक़यात। उन्होंने सोचा, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि महानूर के साथ जो लड़का हमारे घर आया था वो शहनाज का बेटा था, तो क्या तुम बुरी तरह चौंक नहीं जाओगी? इसी रोज़ उन्होंने खतीजा से कहा था और चावल की प्लेट में कांटा और चम्मच चलाती खतीजा के हाथ रुक गए थे। मगर फिल्जा तो शहनाज का बेटा किसी बस स्टॉप पर रख आई थी। खतीजा ने कहा, क्या इस बच्चे ने यूं सरवाइव कर लिया? नहीं, ये वो बच्चा नहीं है गालबन। ये तो शहनाज के शौहर ही के पास पला बड़ा है, मगर इसे खुद इल्म नहीं कि इसकी माँ कौन थी। गालबन शहनाज के शौहर ने अपने करतूत छुपाने की खातिर बच्चे को बताया ही नहीं कि इसकी माँ कौन थी। शहनाज के शौहर के करतूत? खतीजा ने हैरत से फातिमा को देखा। अरे भाई, वही जो फिजा ने सुनाया था, छुरे से शहनाज की गर्दन काट दी। अगर वो शख्स इतना स्मार्ट था कि हकीकत को इतने अरसे तक छुपाए रखने में कामयाब रहा, तो क्या इसने इस बच्चे को तलाश नहीं किया होगा जिसे फिजा बस स्टॉप पर रख आई थी? खतीजा ने कहा। इसका मुझे इल्म नहीं। फातिमा ने सर हिलाया। फिजा भी तो अधूरी कहानी सुनाकर फरार हो गई। इसका तुम्हें इल्म नहीं तो इसका तुम्हें कैसे इल्म हो गया? खतीजा ने सवाल किया। इसका खुद इस लड़के ने बताया, फातिमा ने पुरसकून आमेज लहजे में कहा। सादिया ने मासी रशीदे को चीखते चिल्लाते अपनी तरफ बात सुनाते सुना और वहशत और सरासिमगी के आलम में दाएं बाएं देखा। उठ नहीं सादिया, वो शरदाई क्या कर बैठा है? मासी रशीदा ने जनूनियों की तरह इसको झंझोड़ते हुए कहा था। सादिया ने चप्पल पहनी थी या नहीं? इसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा था या नहीं? इसे खुद भी होश नहीं रहा था और वो मासी रशीदा के साथ बाहर की तरफ भागी थी। वो इधर उधर दूध लोड कराने गया था। इसने हवास बाकी के आलम में बाहर खड़े मास्टर कमाल को बताया था। वो कह रहा था, टाइम हो गया दूध लोड कराने का। ओए, किधर टाइम हो गया था दूध लोड कराने का? मास्टर कमाल ने साफा कंधे से उतार कर दोबारा रखते हुए कहा और दूसरी सिमत भागने लगा। ओए मुंडियो, ओए जवानों, ओए भज के जाओ, खारी को पकड़ो, ओए ओए देखो इसे, लब्बो। दूर भागते हुए चिल्ला रहा था। सादिया रशीदा इसके पीछे पीछे भाग रही थी। मौलवी सिराज को जफर लम्बड़े ने
किसी मेहमान की आमद की इत्तला दी थी। बड़ा कोई अमीर कबीर ऊंची शान वाला बंदा लगता है मौलवी जी, ये लंबी गाड़ी पर बैठ कर आया है। लंबर ने हाथ के इशारे से गाड़ी की लंबाई का बयान किया। कोई मुसाफिर होगा, 2 घड़ी मस्जिद में आराम करना चाहता होगा, मौलवी साहब ने बेनियाजी से कहा। लें मौलवी जी, ज़फ़र लंबड़ हंसा, इतने अमीर आदमी ने हमारे पिंड की मस्जिद में ही आकर आराम करना है ना। इस मस्जिद की इमारत से लंबी तो इसकी गाड़ी है, इसमें अव्वल नंबर एसी भी चलता होगा। आराम करना हो तो इसी गाड़ी में लेट कर आराम कर लेता मुसाफिर। और फिर इधर ये शाह आलम का यार भी तो है, 24 घंटे जिसका लंगर चलता है। आराम करना हो तो इधर करता, फिर वो इधर आया है, आपका नाम लेकर पूछता है, आपसे मिलना चाहता है। मौलवी साहब सोच में पड़ गए। मेरा तो ऐसा कोई वाकिफ़ नहीं, वो सोचते हुए बोले। पर वो तो आपका वाकिफ़ है ना। ज़फ़र मुस्कुराया। आप मिल लें मौलवी जी, हो सकता है मस्जिद के लिए चंदा ही दे जाए। दोबारा पक्का करा लीजिएगा, सहन में पंखे लगवा लीजिएगा, जनरेटर ख़रीद लीजिएगा मस्जिद के लिए। हाँ हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं आया। मौलवी साहब को तसल्ली महसूस होने लगी। बुला लो भाई, बुला लो अंदर। वो संभल कर बैठ गए और चेहरे पर मोतबरी तारी कर ली। आंखें बंद करके तेज़ी से तस्बीह के दाने गिराने लगे। आने वाले के इंतज़ार में चंद लम्हे गुजारने के बाद ज़रा की ज़रा को आंखें खोलकर सामने देखा। आने वाला झुककर अपने बूट उतार रहा था। मौलवी साहब की नज़रें सियाह पालिश शुदा चमकते कीमती बूटों पर पड़ी और उन्होंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। अस्सलामु अलैकुम सिराज सरफराज, पहचाना। चंद लम्हों बाद उन्हें अपने करीब से आती आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने आंखें खोलकर ऊपर देखा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर लम्हा भर में इनके चेहरे का रंग फर्क हो गया था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रहा कि तुम काम करती रहो और मैं सारा दिन इधर बैठा आराम करता रहूं। साद ने नादिया की तरफ देखे बगैर कहा। अभी तुम मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, जब हो जाओगे तो तुम भी काम करना। नादिया इसके कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में रखते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें काम करने से बिल्कुल मना नहीं करूँगी, क्योंकि इस मुल्क में एक आम आदमी की हैसियत में रहने के लिए तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। मैं वहाँ भी एक आम आदमी की हैसियत ही में रहता था। वो रुखाई से बोला। क्या वाकई? वो हंस दी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह हैसियत आम आदमी की सी थी? तुम तंज कर रही हो, बल्कि करती रहती हो। नहीं, मैं तंज नहीं करती। वो इसकी शर्ट तय करते हुए इसके सामने आ बैठी। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाती हूँ, ये कि एक आम आदमी की हैसियत में बिल्कुल बेकार इंसान हो, क्योंकि मेरी आदतें बिगड़ी हुई हैं। इसने नाराज़ी से कहा। नहीं, ये कि एक ख़ास आदमी की हैसियत में तुम बहुत कारआमद शख्स हो। नादिया खिलखिलाकर हंस दी। साद ने जवाब दिया। वो बात करते हुए इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अच्छा ये बताओ कि इस रोज़ डैडी के वॉलेट को देखकर तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया था? नादिया ने बात बदलने की कोशिश की। वॉलेट देखकर नहीं, इसमें मौजूद तस्वीर देखकर। वो अभी भी इसकी तरफ देखे बगैर बोला था। वो तस्वीर? नादिया को याद आया। किसकी है वो तस्वीर? वो मेरी माँ की तस्वीर है, इसने सामने देखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी माँ? नादिया चौंकी। लेकिन तुमने तो इन्हें देखा ही नहीं। मैंने इन्हें देख नहीं रखा, मगर मैं इन्हें खोज चुका हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो दिल से खुश होते हुए बोली। कहाँ हैं वो? किधर रहती हैं? वो कहीं भी नहीं हैं, क्योंकि वो मर चुकी हैं। वो बेतासुर लहजे में बोला था। नादिया को एकदम ऐसा लगा कि इर्द गिर्द बिल्कुल सन्नाटा फैलने लगा था। हर चीज़ खामोश और जामिद हो चुकी थी। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर, इसने बदवक्त कहा। क्या हुआ था इन्हें? बीमार थीं क्या? कुछ भी नहीं हुआ था, इन्हें कत्ल किया गया था। साद का लहजा मज़ीद बेतासुर हुआ। कत्ल? नादिया ने चीखने के अंदाज में कहा। किसने किया इनका कत्ल और क्यों किया? तुम्हारे महबूब और अजीज़ जान डैडी ने। आपके साथ ने बराह रास्त इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। नादिया का रद्द अमल फितरी था। हूँ। साद के चेहरे पर तमस्खराना तासुर उभरा। इसीलिए तो तुम्हें कहता हूँ, आंखें और ध्यान खुला रखा करो। लेकिन डैडी ऐसा नहीं कर सकते। वे ऐसा क्यों करेंगे? नादिया ने बेयकीनी से कहा। तुम्हें पता है, एक बार मम्मी को मैंने ये तस्वीर और वॉलेट दिखाया
तो तस्वीर देखकर मम्मी इसको फाड़ कर फेंक डालना चाहती थीं। इनका कहना था ये इस औरत की तस्वीर थी जो बिलाल सुल्तान के दिल पर राज करती थी और जिसकी वजह से मम्मी को डैडी की ज़िंदगी में वो हैसियत नहीं मिली जिसकी वो मुस्तहिक थी। मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी से ये तस्वीर बचाई थी। साद ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। जिस औरत की ऐसी हैसियत डैडी की ज़िंदगी में थी, डैडी इसको कत्ल कैसे कर सकते थे? नादिया ने सवाल किया। कुछ देर यूं ही बेयकीनी से नादिया को देखते रहने के बाद साद ने सर झटका। सब ड्रामा है, इसने नादिया से कहा। तुम नहीं जानती कि डैडी खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इसने नादिया के चेहरे पर फैली हैरत को देखकर ध्यान दूसरी तरफ फेर लिया। डैडी को अपने आइडियल मानने वाली नादिया के लिए इनके बारे में बोले गए अल्फाज यकीनन बहुत सख्त थे। मेरे पास बहुत प्यारे सारे शवाहिद हैं, इसने एक मरतबा फिर नादिया की तरफ देखते हुए कहा। मेरे बेगुनाह और मासूम माँ के कत्ल से चलकर पाँव के सारे खून और वो निशान डैडी की तरफ जाते हैं। लेकिन नादिया ने कहना चाहा, लेकिन साद ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करा दिया। यही नहीं, बेचारी फिल्ज़ा ज़हूर को एक बच्चे का तोहफा देकर इससे वो बच्चा हादसाती तौर पर घुमा देने वाली ज़ात भी डैडी ही की है। इसने कहा। वो माँ बच्चे की जुदाई में सिसकती रही और बच्चा चौधरी सरदार के फार्म हाउस पर मुलाजमों की तरह पलता रहा और इस सारे ड्रामे के मरकज़ी किरदार यानी डैडी ने कभी उम्र भर इस बच्चे को याद तक नहीं किया जो फिल्ज़ा ज़हूर से ही सही इनका अपना बच्चा तो था। फिल्ज़ा कौन? सादिया ने पूछा। है बेचारी किस्मत की मारी एक दुखी औरत। साद ने सर झटका। मैं कभी इसकी पेंटिंग्स का मफहूम ना समझ पाया। अगर डैडी के चैलिसी वाले घर पर फिल्ज़ा का फोटो ना देख लेता। वो बच्चा तुम्हारा निस्फ बरादर हुआ ना, फिर तो जैसे मैं तुम्हारी निस्फ बहन हूँ, नादिया ने कहा। ओह हाँ, नादिया की बात से साद को याद आया। एक और मिसाल तुम हो डैडी के पत्थर दिल होने की। दो औरतों से, दो बीवियों से बेवफाई के बाद डैडी ने तुम्हारी माँ के साथ किस्मत आजमाने का फैसला किया, तुम्हें पैदा किया और फिर एक नया ड्रामा रचाकर तुम दोनों को भी अपनी ज़िंदगी से फारिग कर दिया। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने इन्हें कभी फूले से भी तुम्हारा जिक्र करते नहीं सुना। साद को लगा डैडी के बारे में एक तल्ख सच सुना कर ही वो नादिया को कायल कर सकता है। खैर वो तो कहानी ही दूसरी है। नादिया का दिल डैडी की तरफ से बिल्कुल साफ था। वो हक़ाइक़ की जमा तफरीक करते रहने के बाद ही इस उम्र को पहुंची थी। लेकिन तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? डैडी की संग दिली और बेहिसी तुम्हारे उनके दरमियान फासले क्यों ना खड़े कर सकी? नादिया ने इससे बराह रास्त सवाल किया, जबकि तुम उस औरत के बेटे थे जिसको वो अपने हाथों से कत्ल कर चुके थे। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। मैं इनकी मजबूरी बन गया था। मुझे दुनिया के सामने अपना बेटा डिक्लेयर कर चुके थे और फिर रिश्तों के एक हजूम को ठुकराने के बाद किसी एक से मुतालिक रहना भी एक मजबूरी थी। सो उन्होंने मुझे अपना लिया। मगर क्या अपनाया? इसने नादिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने मेरी तरबियत में इतने खला और सवाल छोड़ दिए कि मैं वो ना रहा जो मुझे बनाना चाहिए था। वो बना जो खुद बनना चाहता था। मेरा वजूद मुजस्सिम सवाल, मुजस्सिम तलाश बनकर रह गया। मेरी माँ से मुतालिक हर सवाल से इज्तनाब ने डैडी के सामने मेरी नज़रों में एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने मुझे रूह बहरूब के चक्कर में डाल दिया। बस्ती बस्ती करिया करिया का मुसाफिर बना दिया। मैं खुद को सब कुछ अपने पास मौजूद होते हुए भी खाली हाथ ही महसूस करता रहा। और इसी रूह बहरूब ने, बस्ती बस्ती करिया करिया के सफ़र ने तुम्हें वो महानूर से मिला दिया। और तुम क्या इकरार दोगे? खुशकिस्मती या कुछ और? नादिया ने इसकी बात को सुनते सुनते कहा। नादिया का सवाल सुनकर वो लम्हा भर के लिए गुमसुम हो गया। बदकिस्मती। फिर इसने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि इसे बदकिस्मती कहना चाहिए? नादिया हैरत से बोली। हाँ। उठकर बालकनी की तरफ चला गया। इसका चेहरा नादिया की नज़रों से छुप गया था। इंसान किसी को शिद्दत से चाहने लगे और इसे सिर्फ इस वजह से अपना ना सके कि इसकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत से तज़ादात हैं, तो इसे बदकिस्मती के अलावा और क्या करार दिया जा सकता है? नादिया को महसूस हुआ कि इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। अगर ऐसा भी है तो महानूर से तुम्हारे ताल्लुक़ को इससे क्या लेना देना? तुम्हें चाहिए आगे बढ़ो और इसे अपना लो, बस। नादिया इसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो बालकनी में खड़ा सामने का मंजर देखते हुए बोला।
वो एक अकेली लड़की नहीं है, इसका एक ख़ानदानी पस मंज़र है। वालिदैन, भाई, रिश्तेदार, बरादरी और वो ऐसे लोग हैं कि किसी नए शख्स को अपने ख़ानदान में खुश आमदीद कहने से पहले इसकी अच्छी तरह जांच करते हैं। और मेरे तजादात क्या हैं, इसके सगे चचा को बहुत अच्छी तरह मालूम है। एक कातिल बाप का बेटा, एक ऐसे बाप का बेटा जिसका दूसरा सगा बेटा इसके चचा ही के फार्म हाउस पर पलता रहा। नहीं, साद ने सर झटका। मैं इस जांच का सामना नहीं कर सकता। मैं इस लड़की को जिससे मैं टूट कर मोहब्बत की यूँ लेट डाउन नहीं कर सकता था। एक बात बताऊं? नादिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ पूछो। इसने मुड़कर देखा। मानूर भी तुमसे टूट कर मोहब्बत करती है। अगर टूट कर मोहब्बत करने से आगे भी कोई और दर्जा होता है तो वो इस दर्जे पर खड़ी है। नादिया की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर भी तुम इसे तुम्हारे बगैर कुछ कहे बताए छोड़ आए? हाँ फिर भी, क्योंकि मैं इसे कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके लिए तुम्हारे यूं चले जाने से बढ़कर भी कोई दुख होगा? भला बताओ। नादिया को गुस्सा आने लगा। यूं वो मुझे एक गैर मुस्तकिल मिजाज का लापरवाह जज्बाती अहमक शख्स समझ कर भूल जाएगी। मुझसे वो पहले भी शाकिर रहती थी। इसे मेरे किसी इजहार का इंतज़ार रहता था जो खुशकिस्मती से मैंने नहीं किया। इसकी मुझसे तवक्कात कम थी, वक्त के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ओह मेरे खुदा! नादिया ने आंखें बंद कर लीं। कैसे कैसे मफरूज़ों पर ज़िंदगी गुजार रहे हो तुम? इसने गुस्से और नाराज़ी भरे लहजे में कहा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे तो रह रह कर इस लड़की का ख्याल आ रहा है। क्या हाल होगा इसका? वो ठीक है, नॉर्मल है। अपने चंद कोर्सेज मुकम्मल करने के लिए शहर से बाहर गई हुई है। साद वापस कमरे की तरफ मुड़ा। तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम इससे राब्ते में हो? नादिया ने कहा। मैं अहमक हूँ जो इससे राब्ते में रहूँगा। इसने सर झटका। फिर मेरी इसकी पड़ोसन खाला से बात हुई। उन्होंने ही बताया। पड़ोसन खाला से इसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था तुमने? नादिया ने हैरत का इजहार किया। नहीं। इसने रिमोट उठाकर टीवी खोलते हुए कहा। मैंने इन्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरी माँ जो इनकी कज़न थी कत्ल हो चुकी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो उनकी कज़न थी? तुम्हारे पास मौजूद तस्वीर देखकर, इसने कहा और टीवी पर चलता प्रोग्राम देखने में मसरूफ़ हो गया।